नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो एक्सआरपी है, ठीक है? जो रिपल की कंपनी द्वारा बनाया गया क्रिप्टो करेंसी एक्सआरपी है, उसकी क्या ख़ासियत है जिसकी वजह से अगर कोई भी आदमी उसके फंडामेंटल्स को स्टडी करता है, तो वो एक चीज़ बोलता है कि ये बहुत आगे जाएगा। वो क्या पॉइंट्स हैं जो एक्सआरपी को बाकी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स से अलग बनाते हैं? तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये जानेंगे कि एक्सआरपी का जो पर्पस है, सोल पर्पस है, वो क्या है? तो एक्सआरपी का जो सोल पर्पस है, वो ये है कि जो इंटरनेशनल बैंक ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लंदन में हैं, आपको पैसा इंडिया में भेजना है, तो आप वहाँ का यूरो उठाएँगे, उसको बैंक में डालेंगे, फिर वहाँ का बैंक अपने फॉरेन करेंसी जो भी इनका रिज़र्व होता है, उससे ट्रांसफ़र करेंगे, वो इंडिया आएगा, फिर इंडिया में जो बैंक रिसीव करेगा, वो उसको कन्वर्ट करेगा या जो उनका जो प्रोसीजर है, उसके बारे में हम डिटेल नहीं जानेंगे। तो वो जो प्रोसेस है, जो यूएस या यूके से जो पैसा या डॉलर या यूरो वहाँ से निकल के आएगा और इंडिया में आपके अकाउंट में इंडियन रुपीस में मतलब क्रेडिट होगा। ये जो प्रोसेस है, इसको सिम्प्लीफाई करने का काम जो है, वो एक्सआरपी कर रहा है। अब हम ये समझते हैं कि इस प्रोसेस में फंडामेंटली जो ये प्रोसेस फॉलो हो रहा है, इसमें ट्रेडिशनल इश्यूज़ क्या-क्या हैं? तो सबसे पहले तो इसमें टाइम कंज़प्शन बहुत लगता है, ठीक है? अगर आपको बहुत सारा पैसा ट्रांसफ़र करना है, जो मतलब किसी देश से किसी दूसरे देश में, तो क्योंकि वहाँ से बैंक में जाएगा, फिर फ़ॉरेन करेंसी कन्वर्ट होगा, फिर यहाँ रिसीव होगा, फिर आपके बैंक में क्रेडिट होगा, तो टाइम बहुत लग जाता है। कभी-कभी तो अप टू अ वीक लग जाता है, सिंपल बैंक ट्रांसफ़र करने में, किसी भी देश की करेंसी से अपने इंडियन रुपीज़ में या अपने इंडियन रुपीज़ से किसी भी देश में, एनीथिंग वाइस वर्सा, ठीक है? और दूसरा क्या होता है कि हर एक ट्रांज़ैक्शन के साथ जितने भी बैंक इसमें इन्वॉल्व हैं, जितनी भी एजेंसीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, वो सब अपना एक टैक्स कट रखती हैं, ठीक है? कोई कुछ परसेंट सर्विस चार्ज कुछ भी वो चार्ज करते रहते हैं। तो अगर आप ₹100 भेज रहे हैं, तो इतनी तो गारंटी है कि 100 के ₹100 जो जो रिसीवर है उसको नहीं मिलेंगे, चाहे वो किसी भी देश का हो। उसमें कुछ ना कुछ डिडक्शन हर एजेंसी, हर बैंक जो इस ट्रांसफर में इंक्लूडेड है, वो करेगा ही करेगा। तो रिपल जो है, वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अब रिपल सॉल्व कर रहा है, एक्सआरपी सॉल्व कर रहा है, वो हम समझेंगे। तो बेसिकली जो रिपल है, उसके 3 कंपोनेंट हैं, मतलब जो एक्सआरपी का प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में 3 कंपोनेंट हैं। पहला है रिपल, दूसरा है रिपल नेटवर्क या रिपल लेजर और तीसरा है एक्सआरपी। तो जो रिपल है, वो एक कंपनी है, जो ये सब ओन करती है। तो रिपल कंपनी का ही एक प्रोडक्ट है, वो है एक्सआरपी, ठीक है? अब जो रिपल नेटवर्क है या रिपल लेजर है, वो एक नेटवर्क जैसा है, ठीक है? जो ये ट्रांज़ैक्शन कैरी करता है, मतलब जिसकी वजह से ये सब ट्रांज़ैक्शन होते हैं, जो हम एक देश से दूसरे देश में करेंसीज़ भेज पाते हैं। तो जो रिपल है, वो एकदम मेन कंपनी है, उसके अंडर में ये रिपल नेट या रिपल लेजर आती है, जो एक नेटवर्क है, जिसकी वजह से ट्रांज़ैक्शंस होते हैं और एक्सआरपी इनकी नेटिव क्रिप्टो करेंसी है, जो कि लिक्विडिटी ऐड करने लिक्विडिटी मतलब जो एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी है, वो एक्सआरपी है, जो ट्रांज़ैक्शंस में यूज़ होती है। वो ट्रांज़ैक्शन किस नेटवर्क पे होता है? वो ट्रांज़ैक्शन होता है रिपल नेट यानी रिपल लेजर पे और इन दोनों को कौन ओन करता है? वो रिपल नामक एक कंपनी ओन करती है। तो ये तो रहा उसका स्ट्रक्चर। अब समझते हैं कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंडिया से लंदन को पैसा भेज रहे हैं या लंदन से इंडिया को पैसा भेजना है, तो वो क्या करेगा? ल यूरो को एक्सआरपी में कन्वर्ट करेगा। डायरेक्ट वहाँ से एक्सआरपी इंडिया आएगी, जिस बैंक के साथ उनका कोलैबोरेशंस होगा उन बैंक के ज़रिए और इंडिया आने के बाद एक्सआरपी जो है, वो आईएनआर में कन्वर्ट होके आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इन्होंने जो ये ट्रांज़ैक्शन का स्टेप्स है, इसको बहुत सिंपल बना दिया है और इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? इससे 2 फ़ायदे। पहला तो आपकी जो ट्रांज़ैक्शन फ़ीस है, जो मैं बोल रहा था कि आप ₹100 भेजेंगे तो 100 के 100 नहीं मिलेंगे, वो बहुत हद तक इन्होंने कम कर दिया। ठीक है? मतलब ऑब्वियसली ट्रांज़ैक्शन फ़ी अभी भी है, लेकिन उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे ट्रेडिशनल मेथड्स में होती थी। दूसरी चीज़ जो इन्होंने एक अच्छी जो नया ऐड ऑन किया है, वो ये है कि अब इस प्रोसेस का जो टाइम है, वो बहुत रिड्यूस करके कम कर दिया गया है। यानी कि मिनट्स में जहाँ पे एक ट्रांज़ैक्शन में दिन, हफ्ते लग जाते थे, वहाँ पे अब मिनट्स और सेकंड में ट्रांज़ैक्शन का टाइम लिमिट हो चुका है। तो जो चीज़ पहले ट्रेडिशनल मेथड से ज़्यादा टैक्स लेते हुए 7-8 दिन में होती थी, वही चीज़ अब कम टैक्स पे 2-4 मिनट में हो रही है बिकॉज़ ऑफ एक्सआर ठीक है? तो ये इसका जो बहुत बड़ा एडवांटेज है फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर यूटिलाइज़ेशन ठीक है? वो एक्सआरपी का ये है। अब इसमें और भी एडेड एडवांटेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल इनके पास ऑन डिमांड लिक्विडिटी है। अब इसको ऐसा समझते हैं कि मैं मोटा-मोटा बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंडिया का बैंक है, अगर उसको अमेरिका में पैसे भेजने हैं, तो वो क्या करेगा? इंडिया में ऑब्वियसली उसके पास कुछ तो इंडियन रुपीज़ जो स्टोर होगा, जो लोन देता है, इंटरेस्ट लेता है, वो अलग चीज़ है। उसको एक थोड़ा एक फॉरेन करेंसी भी अपने पास रखनी पड़ती है फॉर ऑल दीज़ टाइप ऑफ ट्रांज़ैक्शन जिससे वो यूएस में या यूके में भेज पाए। तो वो क्या करेगा? आप जो बैंक के पास पैसा है, उस पैसे में थोड़ा-सा हिस्सा, वो कितना हिस्सा होता है वो बात की बात है क्योंकि उसके लिए आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। लेकिन
अगर जो भी बैंक के पास पैसा है उसमें से थोड़ा पैसा वो फॉरेन रिज़र्व करेंसीज़ में रखते हैं, मतलब फॉरेन करेंसीज़ का रिज़र्व रखते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल डॉलर्स रख रहे हैं, यूरोस रख रहे हैं। वो जो फॉरेन रिज़र्व है वो जो करेंसी है उसको वो किसी को लोन देने या किसी इंटरनल काम के लिए यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसको उन्हें फॉरेन रिज़र्व में रखना है इन केस समबडी वांट्स टू ट्रांसफर दैट मनी टू सम अदर कंट्री, ठीक है? लेकिन एक्सआरपी क्या करता है? एक्सआरपी उस रिज़र्व को रखने की नीड को ज़ीरो कर देता है। वो बोलता है कि वो रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, आपको जैसे ही डिमांड पड़ेगी, हम उस प्रकार से आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? तो इसको बोलते हैं ऑन डिमांड लिक्विडिटी। अब हम ये समझते हैं कि एक्सआरपी को क्या हम माइन कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, इसका फंडामेंटल तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और अभी मैं बहुत सारे ब्रॉडर एस्पेक्ट्स इसके कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही पॉलिटिकली इन्वॉल्व है, ये डोनेशन दे रहा है, इसके कोलैबोरेशंस अच्छे हैं, मतलब इसकी जो टीम है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, तो एक्सआरपी के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन क्या हम एक्सआरपी को माइन कर सकते हैं कि हम माइन करके कमा लें? तो वैसा पॉसिबल नहीं है। एक्सआरपी का टोटल सप्लाई 100 बिलियन एक्सआरपी है, तो माइनिंग पॉसिबल नहीं है। अब इसमें ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक एक है कि लगभग 50 बिलियन एक्सआरपी टोटल सप्लाई का 50% से तो ज़्यादा, ठीक है? ये कहीं न कहीं लॉक करके रखा गया है, ठीक है? और इसमें से मेजर पोर्शन जो है वो इसके प्रमोटर्स यानी कि जो क्रिएटर्स हैं या पैरेंट कंपनी है वो होल्ड करती है। तो कहीं न कहीं ये डर ज़रूर लगता है कि क्या पता कल को वो लोग इसको डंप कर दें, ठीक है? और जिसकी वजह से पूरा एक्सआरपी क्रैश कर जाए, लेकिन वैसा होने की संभावनाएँ बहुत कम हैं, क्योंकि ये बहुत ही एस्टेब्लिश्ड ऑर्गनाइज़ेशन है और ये मतलब एक तरीके से रेगुलेटेड हो चुका है यूएस में, ठीक है? तो वैसा होने की संभावनाएँ कम हैं, लेकिन संभावनाएँ हैं। तो ये ड्रॉबैक्स हैं कुछ। और अगर हम इसमें मतलब ये देखें तो लगभग फीस जो है इसकी वो $0.001 ऑन एन एवरेज ट्रांज़ैक्शन पे आती है, जो कि ट्रेडिशनल मेथड से बहुत ही कम है और वो ती 15 से 30 ट्रांज़ैक्शन पर सेकंड कर सकता है एक्सआरपी, मतलब आप समझ रही हैं स्पीड बहुत ही अच्छी है और जो जो कॉस्ट ऑफ ट्रांज़ैक्शन है वो बहुत ही कम है। तो इसका जो फंडामेंटल्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? इसमें फ्यूचर बहुत लग रहा है और अगर हम इनके आज की ग्रोथ देखें, इनका पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है यूएस में वो देखें, इनके जो फीडबैक्स हैं, इनके ये जो गवर्नमेंट रेगुलेशन से कंप्लायंस हैं, ये सब चीज़ें देखें तो एक क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट और बढ़ जाता है एक्सआरपी के ऊपर, ठीक है? तो इस हिसाब से एक्सआरपी अपने जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट टाइप्स हैं, जिसमें मोस्टली स्पेकुलेशंस पे प्राइसेस पड़ती हैं, यूटिलिटी बहुत कम होती है, उन सबसे अलग हट के टोटल यूटिलिटी और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए एक एक अच्छा इंडस्ट्री में इमर्ज हो रहा है। सो आई होप आपको एक्सआरपी का इम्पोर्टेंस समझ में आया होगा। कुछ भी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।